चलो न्यायपालिका के बारे में समझें। अब देखो ये शासन का हम लोग 2 अंग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग कार्यपालिका पढ़ चुके हैं और विधायिका पढ़ चुके हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। अब शासन का जो तीसरा अंग है वो पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो हम पहले भी जो पहला वीडियो था उसमें बार बार हम कह रहे थे कि ये भाई साहब किस चीज़ के लिए? अंपायरिंग के लिए। लेकिन ध्यान देना, ये न्यायपालिका न्याय तो करते हैं, लेकिन न्याय करने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के करते हैं। अब ये क्या करते हैं उनको पूरा डिटेल बताते हैं। सबसे पहला बात, इनका काम क्या है? विवादों का समाधान। जहाँ विवाद है वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव हो जाता है। वो विवाद किसी के बीच भी हो सकता है। अच्छा, वो जो विवाद होगा उस विवाद का जो भी सॉल्यूशन होगा, ध्यान देना, विवाद का जो भी सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर जो विवादों का समाधान जो करेगा वो जो लेजिस्लेचर था, याद है, जो विधायिका बनाया था, तो विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाया गया था उसके हिसाब से करेगा। तो विवादों का समाधान कैसे करेगा? जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका जो सॉल्यूशंस करेगा, ये कैसे करेगा? कानून के हिसाब से करेगा। जो भी कानून बनाया गया है उसके हिसाब से चेक करेगा, अपने मन से नहीं बोलेगा। कानून आप बनाओ, उसके हिसाब से उसकी व्याख्या हम करेंगे, उसको देख करके आपको फैसला सुनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो ये केवल इतना ही तक की बात तो नहीं रह जाता है, केवल विवादों का समाधान तक ही जुडिशरी का मामला नहीं रहता है। अब तो इससे भी बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आजकल जो है जुडिशरी का पावर लेजिस्लेचर के बराबर हो चुका है। मतलब जो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, और इसका काम क्या है? कानून की व्याख्या करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके कानून की व्याख्या ये अपने हिसाब से करते हैं, हाँ, ज़्यादा एक्टिव। तो दरअसल फिर वो कानून वैसा नहीं रह जाता है जैसा कि ये व्याख्या करने के बाद रह जाता है। कहने का मतलब समझ ले, कानून आप कुछ भी बनाओ, लेकिन उसकी व्याख्या जब ये करेगा ना, तो जो असली कानून से ये नहीं होगा जो वो लिखा जाएगा। असली कानून वो होगा जो ये बोलेंगे, इस कानून का ये मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर कहेगा कि जीने के अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, मान लो आज़ादी के अधिकार की बात करता हो। अब आज़ादी का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो कहीं भी आप आना जाना कर सकते हो। आज़ादी का मतलब है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। तो आज़ादी का असली मतलब कौन बताएगा? आज़ादी का असली मतलब उस कानून का जो मूल भाव होता है, जो इमोशंस होता है, वो कौन समझाता है? न्यायपालिका बताता है। ठीक है। तो इस कानून की जो मौलिक व्याख्या है वो कौन करेगा? जो भी कानून बनाएगा उसका जो मौलिक व्याख्या, मौलिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मौलिक का मतलब एक ऐसा व्याख्या जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं था। मौलिक का मतलब बिल्कुल यूनिक, एक ऐसा व्याख्या जो बिल्कुल क्या हो? यूनिक हो, इससे पहले किसी ने ऐसा कोई व्याख्या नहीं किया हो। तो ये मौलिक व्याख्या करेगा, कानून ये बनाएगा, उसका सही व्याख्या कौन करेगा? ये एक यूनिक व्याख्या करेगा। और जो व्याख्या करने के बाद जो कानून बन जाता है, हम बताएं ना, उस कानून लिखा गया कुछ और है, उस कानून का व्याख्या करने के बाद जो असली मतलब होता है उसको, जो क्योंकि उसके माध्यम से भी कानून बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जज मेड लॉस, और या फिर केस लॉ। मतलब कोई अगर मामला होगा उसके, जैसे कि बहुत सारे हम लोग केस पढ़ने वाले हैं सुप्रीम, जब हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे, जब जुडिशरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं। उसमें कई सारे फैसले होते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती, जो गोलकनाथ मामला, ऐसे कई सारे मामला पढ़ेंगे जो संविधान में लिखा कुछ और है, लेकिन व्याख्या करने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गया। नहीं समझ रहे? कहने का कुछ और मतलब है, समझने का कुछ और मतलब है। ठीक है। अब देखो, जुडिशरी जो है जब एक्टिव होता है, इसका अब एक्टिव होने के बाद इसके कानून कैसे बनते हैं? इनके द्वारा जो भी चीज़ बोला जाता है वो कानून बन जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई भी फैसला सुनाएगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाता है तो निचली अदालत के लिए वही कानून बन जाता है। क्योंकि अब जो भी ये फैसला सुनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी दिया गया निर्णय है उसी के हिसाब से फैसला सुनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अक्सर क्या होता है, निचली अदालत जब भी कोई फैसला सुनाती है, भारत का संविधान तो रहता ही रहता है, लेकिन ये भी देखता है कि पहले कौन कौन से निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहा है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा हाई कोर्ट को। तो असल में संविधान की असली व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। वैसे हाई कोर्ट को भी करने की पावर है, लेकिन आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के मतलब को ही ज़्यादा अथॉरिटी मिलता है। ठीक है। क्योंकि सही व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। नहीं, केंद्र राज्य लेवल पे यहाँ नहीं होता है, ये एकात्मक शासन, हम बताएंगे भी, जस्ट तुमको बताएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो भी पहले का, इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पहले जो भी निर्णय दिया है वही क्या बन जाएगा? वही कानून बन जाएगा, वही मानना पड़ता है। किसको? निचली अदालत को मानना पड़ेगा। अब जरा से देखें कि सुप्रीम कोर्ट का पावर जरा से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पावर कैसा है?
ये फंडामेंटल राइट का संरक्षण करेगा, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसका ये क्या करेगा, संरक्षण करेगा। मतलब मूल अधिकार बना रहे इसकी गारंटी भी लेती है, ये कहती है कि मूल अधिकार का आपका हनन नहीं होगा, हम टेंशन मत लीजिए, हम हैं। हाँ, मूल अधिकार अगर आपको दिया गया है तो वो मूल अधिकार जब भी आपको छिना जाएगा तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल कानून में जो भी लिखा हो हम आपको सही व्याख्या करके देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है न्यायिक पुनरीक्षण जिसको कहते हैं, या पुनरावलोकन भी कहते हैं। ये क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले हम बता चुके हैं उसका फिर से रिव्यू करें। रिव्यू मतलब फिर से देखना, पिछली कही गई बातों को ही पुनः नए तरीके से व्याख्या करना को क्या बोलते हैं, रिव्यू करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार पहले का निर्णय दिया होता है कुछ ना कुछ, और उसी को जो अपने ही निर्णय को जब कुछ पलटता है, जब पिछली ही बात कही हुई बातों को जब पलटता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट कहेगी अच्छा उस समय जो ये बात जो फैसला हम सुनाए थे ना, उस फैसले का मतलब वो नहीं था, असल में जो अभी बताना वो सही मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने ही पूर्व निर्णय को जब पलटती है तो उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। एक तो ये रिव्यू, दूसरा क्या है कि सरकार जो भी कानून बनाएगा उस पर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाते रहेगा, इसकी पावर है, तुम कोई भी कानून बना लो लेकिन हम उस पर रिव्यू करेंगे। तो एक तो अपना पुराना निर्णय तो ये पलट ही सकता है, साथ ही साथ सरकार अगर कोई कानून बनाता है उस कानून को भी ये खारिज कर सकता है कि आपका ये कानून गलत है। यहाँ पर मूल देख चेक करेगा कि फंडामेंटल राइट को कहीं पर संरक्षण आप उसको दबा तो नहीं दें। जैसे अभी क्या किया था, जैसे कश्मीर में इंटरनेट को बैन किया गया था। अब इंटरनेट का अधिकार तो फंडामेंटल राइट बन चुका है ना। अच्छा, ऐसे में वहाँ के लोग हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वाले अंकल से बोलेंगे कि देखिए हमारे फंडामेंटल राइट को जो है ख़त्म किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगी कि वहाँ पे लोगों को जो इंटरनेट का अधिकार से वंचित किया गया क्या वो सही है या गलत है, चेक करेगा अच्छे से। अगर लगेगा कि नहीं वहाँ पे बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे आतंकी गतिविधि बढ़ चुका था और ऐसे में राज्य में मतलब कि सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर हो सकता था, मामला बढ़ सकता था, चलो ठीक है, वो रीजन चेक करेगा कि सरकार कोई भी कानून बनाएगा उस पर ये कुंडली मार के बैठ जाता है, चेक करता है, देखता है कि फैसला तुम सही सुनाए हो गलत सुनाए हो, कानून तुम्हारा कैसा है, कानून का नियत चेक करता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया का सही पालन हुआ है कि नहीं हुआ है और कानून बनने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देखो इसका पावर क्या है, जुडिशरी का झगड़ा भी शांत करता है। ये कई सारे विवादों का समाधान में, जैसे सेंट्रल वर्सेस स्टेट, केंद्र वर्सेस राज्य जो है, अगर कभी मान लो विवाद हो जाए तो ऐसे में भी ये फैसला सुनाएगा। उसके बाद स्टेट वर्सेस स्टेट, दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, जैसे कि नदी का जो जल बंटवारा के मामले में होता है, तो वहाँ पर वैसे में फैसला कौन सुनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनाते हैं, मतलब सॉरी जुडिशरी सुनाती है। उसके बाद अगर मान लो किसी जनता का, आम जनता का केंद्र के खिलाफ कोई केस कर दे या फिर राज्य के खिलाफ कोई केस कर दे, जैसे मूल अधिकार के मामले में क्या होता है, केंद्र कोई ऐसा कानून बना दे जो आम जनता का जो है मूल अधिकार का हनन होता हो, तो ऐसे में क्या करेगा, तो ये झगड़ा को शांत कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी हमारा है। उसी तरह से अगर मान लो कि राज्य को ऐसा कानून बना दे जो आपके फंडामेंटल राइट को ख़त्म करता हो, तो हमेशा ध्यान देना, जनता को हमेशा ध्यान रखती है सुप्रीम कोर्ट। देखो एक चीज़ सही बात है कि भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता ना तो ये नेता देश को बेच कर चले गए होते। मजाक में ऐसा बुलाया था, कुछ हद तक ये सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट है इसलिए सारे नेता लोग डरे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी कानून बनाएंगे, कानून बनाने से क्या होगा, आप कानून बना दो उसको हम जब लागू नहीं होने देंगे, तो लागू होने की जो रखने की जो पावर है वो किसके अंदर रहता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जिसको जुडिशरी कहते हैं। तो जुडिशरी के पास बहुत पावर है, ठीक है। इसलिए जो भी मंत्रीगण होते हैं या फिर जो विधायिका के लोग होते हैं, जब वो कानून बनाते हैं सोच समझ के बनाते हैं। जैसे आरक्षण का मुद्दा देख लो, आरक्षण दे देगा, जैसे कि जब भी चुनाव आएगा तो चुनाव में क्या करते हैं, हर एक पार्टी ऐसा करती है, लालच देती है कि चलो ठीक है इस बार जाट लोगों को इतना % रिजर्वेशन दे देंगे। रिजर्वेशन जोश में तो दे दिया, अगले ही पल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाले अंकल बैठेंगे, जैसे चेक करेंगे कि रिजर्वेशन देने के जो कंडीशंस हैं उसको सही से फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, और अगर उसको लग गया कि ये सही से फॉलो नहीं किया है तो उस आरक्षण को रद्द कर देगा। तो देने से क्या होगा, ये चुनावी मुद्दा न बनकर उसको बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ देखना, ये चीज़ तो हम बता ही चुके हैं कि संविधान के मूल भावना से ही किसी कानून को बनाया जाए, इस बात की जांच करते रहेगा। इसका काम क्या चीज़ चेक करना है कि विधायिका वाले जो भाई हैं वो अगर कानून बना रहे हैं तो उसका कानून बनाने की प्रक्रिया में मूल अधिकार का ध्यान रखना है। संविधान को ध्यान में रख के ही कोई कानून बनाओगे, अपने मन से नहीं बनाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं
एक होता है कि संघात्मक ढांचा, एक क्या होता है एकात्मक ढांचा। हम बताए थे ना, संघात्मक ढांचा में क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है बराबर बराबर। जैसे अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, विधायिका की बात अगर हम करें, तो विधायिका केंद्र पे स्तर पे भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं एमपी बोलते हैं, और राज्य के स्तर वाले को क्या बोलते हैं एमएलए बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में केंद्र के स्तर पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य के स्तर पर कौन होता है, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के अंदर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर बातें ऐसी नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग अलग अधिकार दिया हुआ है, कोई किसी के अधिकार को हनन नहीं करेगा, ये ध्यान में रखा जाता है। तुमको अपना पावर मिला है, हमको अपना पावर मिला, तुम राज्य को अच्छे से चलाओ, हम देश को अच्छे से चलाएंगे, और दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये जरूरी होता है। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की बात करते हैं और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, फेडरल सिस्टम से चल रहा है, संघात्मक ढांचा से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा हो, बराबर हो। और जबकि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, जुडिशरी के लेवल की बात करें, वैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से चल रहा है, संघात्मक तरीके से चल रहा है। जबकि जब भी हम जुडिशरी के लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसे चलता है, एकात्मक, एक ही व्यक्ति सर्वोसर्वा है। कौन है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, वहाँ पर ये कह रहे थे कि पीएम के नीचे सीएम, क्या इसके अंदर आते हैं, नहीं, दोनों को बंटवारा किया हुआ है, इनका काम अपना अलग है, इनका काम, हाँ, दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, एसओसी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मालिक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सभी को इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। संविधान की असल में सही, देखो व्याख्या तो ये भी कर सकते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसको भी और इसको भी है और इसको भी है, लेकिन असल में जो सही व्याख्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाएगा, वो किन का, जैसे घर में पापा, घर के पापा जो बोल देंगे वो सबको मानना पड़ेगा, जो उनके द्वारा जो भी काम, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, एकात्मक शासन। फादर जो कहेंगे वही बच्चों को मानना पड़ेगा। जबकि मदर और फादर के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो पावर का जो सेपरेशन होता है, वो कैसा होता है, फेडरल। जबकि बात अगर हम करें पेरेंट्स और बच्चे के बीच की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, यूनिटरी। अक्सर देखते हो कि फादर जो है, फादर सारा सिस्टम सन पे लाते हैं कि ठीक है, फादर सन उसका वही काम करेगा जो फादर चाहेंगे। सन में से भी जो बड़ा भाई अक्सर जो होता है वो छोटा भाई को दबाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी ऐसे ही समझो कि यहाँ पर ये बड़ा भाई कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, और नीचे कौन हो गया, छोटा भाई, उससे छोटा भाई। यानी कि सभी जो हाई कोर्ट में जितने भी सारे जो न्यायालय होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। किसके अंदर काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एकात्मकता दिख रहा है, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा नहीं, आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, और सभी का काम है सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम बात करें तो पावर के हिसाब से अगर हम बात करें तो शासन का स्वरूप जब एकात्मक होगा, अभी एकात्मक के बारे में बता रहे थे ना, कि जब शासन का स्वरूप एकात्मक होगा, किसी भी देश की बात हम करें कि शासन का स्वरूप अगर एकात्मक होगा, मतलब कैसे एकात्मक, इसमें भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में भी, जैसे कि मान लो चीन की बात करें, रसिया की बात करें, वहाँ पर कैसा शासन चल रहा है। किसी भी देश में अगर शासन का स्वरूप अगर एकात्मक जैसा हो तो वहाँ पर न्यायपालिका मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि वहाँ पर जुडिशरी का जुडिशरी का ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव में जो बैठे हुए हैं उनका चलेगा। एमपी क्या मतलब, समझो कि धीरे धीरे एक तरह से देखा जाए तो हाँ एमपी के टाइप से तुम कह सकते हो, लेकिन सर्वोसर्वा कौन होता है, जो वहाँ के हेड होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हिसाब, जैसे चीन में सी जिनपिंग जो बोलेंगे उसी के हिसाब से चलेगा, ना कुछ सांसद कुछ बोल सकता है, ना ही कोई न्यायपालिका कुछ बोलेगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ भी एकात्मक शासन, जिस भी देश में एकात्मक शासन चलेगा तो वहाँ पर जुडिशरी कमजोर होगा, और जहाँ पर भी शासन संघात्मक रूप से चलेगा वहाँ पर जुडिशरी मजबूत होगा, क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है। और ऐसे में जुडिशरी के पास पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कार्यपालिका के द्वारा दिए किए हुए काम है उसको भी चेक करता है, और जो लेजिस्लेचर की जो विधायिका के द्वारा जो कार्य किया उस दोनों को चेक करता है। एक अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वाले क्या देखेंगे, विधायिका को ये चेक करेंगे कि तुम कानून ठीक से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अच्छा, एग्जीक्यूटिव को क्या देखेंगे कि जो कानून वो बनाया तुम ठीक से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
और अगर इस दोनों में कुछ गड़बड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वाले अंकल क्या करेंगे? चेक करेंगे, चपत लगाएंगे उसको। सरकार को कई बार बुलाते हैं, कटघरे में बुला के डांटती भी है कि जैसे पॉल्यूशन का जब भी मामला होता है, देखते हो केजरीवाल जो दिल्ली सरकार को खूब डांट पड़ती है कि आपने पॉल्यूशन के मामले में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसको डांट लगाती, इवन यहाँ तक कि पेनाल्टी तक लगा देती है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो पावर की जो बात है, शासन का स्वरूप के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस भी देश में एकात्मक शासन होगा तो वहाँ पर जुडिशरी कमज़ोर होगा, और जहाँ पर कि जो फेडरल सिस्टम से जो देश चल रहा है, जैसे कि अमेरिका, भारत, यूके की बात अगर हम कह रहे हैं, यूके में तो खैर मामला अलग है। ठीक है, यूके का हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, वहाँ पे चीज़ें अलग, वहाँ पे जो सांसद होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं जुडिशरी के मामले में। जो जैसे इंडिया की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत है। हम लोग जब अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे ना, जबकि सारे देश का जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे, अमेरिका का, भारत का, सबका जब तुलना करके पढ़ेंगे तब तुमको हम डिटेल बताएंगे। अब एक चीज़ देखो, ये जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, इसी के हिसाब से दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तरीका होता है, जो कुछ देश होता है ना, देखो अलग अलग तरीके से सारे देश चलते हैं। एक देश जो कि यूके, जिसे यहाँ की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है, अभी हम जस्ट बताया ना, वहाँ पे जो सांसद होते हैं, वहाँ पे न्यायपालिका से ज़्यादा, यानी कि जब लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ के जो सांसद होते हैं और न्यायपालिका से ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो ऐसे में जो कानून वहाँ पे बनता है, वो वहाँ पे जो कानून जिस तरीके से चलता है, वो जो देश चलता है वो किस तरीके से चलता है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये कैसे याद रहेगा, विधि द्वारा, मतलब जो भी स्थापित कर दिया गया प्रक्रिया। कौन स्थापित करेगा प्रक्रिया, किस तरीके से देश चलेगा, ये कौन बताएगा, ये बनाएगा वहाँ के लेजिस्लेचर। और जो बता दिया आपको उसी के हिसाब से फैसला सुनाना, अपने मन से नहीं चलना है। कानून जो कहता है अपने मन से व्याख्या नहीं करना है। वहाँ पे जो एक बार लेजिस्लेचर बोल दिया है, वहाँ पे तुम अपनी मौलिक व्याख्या नहीं कर सकते हो, मूल भावना नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर कोई मूल ढांचा नहीं बता सकते हो। जैसे भारत में चलता है मूल ढांचा का सिद्धांत, वहाँ पे चलेगा क्या, लेजिस्लेचर जो बोला चुपचाप उसी हिसाब से जुडिशरी को फैसला देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे संसद कौन होते हैं, संसद मजबूत हो जाते हैं। यानी कि विधि द्वारा जो कहे हम, तो जो भी विधि द्वारा हम स्थापित प्रक्रिया बताए हैं किताब में आपको, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। इंग्लिश वाले में याद नहीं रहेगा, हिंदी वाले में फटाक से याद रहेगा। ठीक है, हाँ, तो विधि द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया जो बताया गया है, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे सांसद ही प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी प्रोसीड्यूर बताया गया है कानून के हिसाब से, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश जो भी स्थापित किया गया है जो कानून के हिसाब से, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जबकि दूसरा क्या है हमारा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया। इस माध्यम से कौन चलता है, इंडिया चलता है, यूएसए चलता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर जुडिशरी ज़्यादा ताकतवर होता है। किसके मामले में, लेजिस्लेचर के मामले में। यानी यहाँ पर जो होता है न्यायपालिका जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति में। किसके मामले में, तुम कानून कुछ भी बना लो, व्याख्या तो हम करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ताकत किसको है, यहाँ पे। और यहाँ पर क्या कि तुम कानून जो बनाओ, हाँ, अपने मन से व्याख्या नहीं करना पड़ेगा, हमको जो लिखोगे उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, यथोचित, जो भी उचित होगा, यथोचित, यथा उचित, मतलब कि जो भी उचित होगा, जो सही होगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। यथोचित विधि प्रक्रिया, मतलब जो विधि बनाओगे वो कैसा होना चाहिए, यथोचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और ये उचित होगा या नहीं होगा, ये कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा। तो यथोचित को क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यथोचित विधि प्रक्रिया के हिसाब से कानून बनना चाहिए। तो देखे तुम वहाँ पर शक्तियों का मामला, अगर जुडिशरी की बात अगर हम करें तो वहाँ पर भी जुडिशरी का तुम अलग अलग देखे सिचुएशन। तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच अंतर, जो वहाँ जो किसी देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलता है और किसी देश में कैसा चलता है, यथोचित विधि प्रक्रिया। तो कहीं पर सांसद ज़्यादा मजबूत है तो कहीं पर जुडिशरी ज़्यादा मजबूत है। ये चीज़ इतना, मतलब ये जो वर्ड है ना, स्टूडेंट इतना ज़्यादा इसमें फंस जाता है कि समझ में नहीं आता है। तो हम इसका एक ट्रिक निकालें, ऐसा करते हैं कि इसको जो इसके हिंदी के जो वर्ड्स हैं इसी को समझ के लगाया जाए। इंग्लिश वाले वर्ड में तुमको कन्फ्यूजन होगा बहुत सारा, लेकिन हिंदी वाले वर्ड में यथोचित जैसे देखोगे तो लगेगा कि हाँ, या फिर ऐसे समझ लो इंग्लिश में भी देख लो तो प्रोसेस का चेक करेगा, सही प्रोसेस से बनाया गया हो कानून। और यहाँ पर क्या है कि प्रोसीड्यूर जो विधि कहता है उसी के हिसाब से, यानी कि जो लॉ है, जो कानून जो बनेगा, जो भी विधि के द्वारा जो भी कहा गया है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो न्यायपालिका वाला ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हम लोग को ना।